हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, मैं लेकर के आ रहा हूं स्टैटिक्स, जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो आप ज़रूर यहाँ पास जुड़ा करें। बेस्ट कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ मैं। बहुत सारी इसमें स्टैटिक्स, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप तैयारी जैसे कि कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या दिल्ली पुलिस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पास जीके पूछी जाती है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही स्टूडेंट्स नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगती है। ये आप ज़रूर इतना सा काम कर दिया करना। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है प्रागैतिहासिक से तात्पर्य क्या है? प्रागैतिहासिक से तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है आदि इतिहास से, दूसरा ऑप्शन है इतिहास से, तीसरा ऑप्शन है वह इतिहास जिसके संबंध में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन है ऐसा इतिहास जो पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों पर आधारित लिखा गया हो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वह इतिहास जिसके संबंध में कोई लिखित विवरण प्राप्त ना हो। कोई लिखित हमें प्राप्त नहीं हो, ऐसा हमें जो विवरण होता है उसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? ये जो है जो आपका था उसका ये जो है आपकी व्याख्या है कि प्रागैतिहासिक पाषाण काल से तात्पर्य उस समय से है जब मानव सभ्यता विकसित हो रही थी लेकिन लिखने की कला यानी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। इस काल की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे पत्थर, धातु के औजार, गुफा, हड्डियां, मिट्टी, बर्तन व अन्य अवशेषों से मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे? भूगर्भवैज्ञानिक, फिजियोग्राफी, पुरातात्विक अध्ययन या ऐतिहासिक लेखक। तो ये जो संबंधित थे ये थे अपन भूवैज्ञानिक। कौन थे ये थे भूवैज्ञानिक थे। कौन थे? भूवैज्ञानिक थे, उससे इनका संबंध था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये जो रॉबर्ट ब्रूस फुड थे ये प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे और इन्होंने भारत में पाषाण युग के अवशेषों की खोज की और भारतीय प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। ठीक है, इनके मुख्य योगदान क्या है? जैसे इन्होंने हैंड एक्स की खोज की, तमिलनाडु में पल्लवरम क्षेत्र में पाषाण युग के औजार को ही इंग्लिश में बोलते हैं हैंड एक्स की खोज की, जिससे भारत के प्राचीन मानव इतिहास का अध्ययन शुरू हुआ। दक्कन का टेप यानी पठार का अध्ययन उन्होंने भारत की भूगर्भीय संरचना की गहराई से अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ प्रागैतिहासिक कहाँ अवस्थित है, यानी ये कहाँ पास स्थित है? पहला ऑप्शन है घग्गर नदी के तट पर, दूसरा ऑप्शन है कच्छ के रण के पूर्व भाग में, तीसरा ऑप्शन है झेलम नदी के किनारे और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी बलूचिस्तान। तो जी हाँ, बताइएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो भाई साहब तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका पश्चिमी बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान जो पश्चिमी है इसमें क्या है भाई, देखते हैं। मेहरगढ़ एक प्राचीन अन्य उत्पादक स्थल है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। यह स्थल चिनाब
और सिंधु नदी के मध्य में स्थित है और पश्चिमी पाकिस्तान के कच्छ क्षेत्र में किली गुल मोहम्मद के पास मेहरगढ़ के अवशेष पाए गए हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ताम्र संचय का संबंध है चमकीले लाल मृदभांड से या गैरिक मृदभांड से या चित्रित घूमर मृदभांड से या काले और लाल मृदभांड से। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि ताम्र संचय का संबंध काले और लाल मृदभांड से है, जो प्राचीन सभ्यताओं के दौरान कृषि और धातु संचय की प्रक्रिया को दर्शाता है। इन मृददंडों का उपयोग गृहस्थी और धातु उत्पादन में होता था। ये ताम्र युग के प्रमुख अवशेषों में से एक माने जाते हैं। इन मृदभांडों से यह पता चलता है कि ताम्र युग के लोग पाषाण से ताम्र की ओर बदल रहे थे और उनका जीवन व्यवस्थित हो रहा था। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन 5वां है, नौ दाटोली किस राज्य में अवस्थित है, यानी कि स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5वें का हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या है मध्य प्रदेश में स्थित? देखिएगा, ये कह रहा है जो मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में स्थित है, यह प्राचीन महापाषाण संस्कृत से संबंधित है, जहाँ महापाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। नौदा टोली में विभिन्न प्रकार के महापाषाण का समाधि स्थल व अन्य पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो इस क्षेत्र में प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को दर्शाते हैं। 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो चुके हैं और अब आपकी आने वाली है जो है कौन? स्टैटिक्स जीके। कह रहा है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से, संतूर से, नादस्वरम से या ढोलक से? तो जैसा कि आपको पता है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध सितारवाद संतूरवाद से किससे है बताइएगा? तो इनका जो है संतूरवाद से है। किससे है? संतूरवाद से संबंध है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा या राजस्थान? जी हाँ, तो कर्नाटक का आप सूर्य मंदिर तो पता ही होगा कहाँ है। तो जहाँ कर्नाटक का सूर्य मंदिर है वहीं पर कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है, यानी कि उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट न्यूज सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, सीताराम येचुरी या MJ अकबर इतिहास? जी हाँ, बताइए इसका राइट आंसर 8वें का क्या हो जाएगा? तो भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का सीताराम येचुरी जो है, इन्होंने जो है जो मोदी गवर्नमेंट है उसको न्यूज सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक नामक लिखी है, जिसके लेखक हैं सीताराम येचुरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगर शहर है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? महानगर की बात कर रहा है, यानी महाशहर की बात कर रहा है। तो 9वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो शहर है आपका मुंबई। कौन है? मुंबई विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्टैटिक्स जीके का लास्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के किस राज्य में नटजल उत्सव मनाया जाता है? गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? जी हाँ, बताएं कहाँ मनाया जाता है? 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब आपका शुरू हो जाएगा क्या? ये है आपकी भूगोल। किस विद्वान को
सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? नंबर 1 कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब, जैसा कि पता है कि विश्व का सौरमंडल यानी कि भूगोल के जो हम लोग जन्मदाता मानते हैं वो किसको मानते हैं? तो कोपरनिकस को मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? बिग क्रच, खगोल विज्ञान, कॉस्मॉस या सुपरनोवा। जी हाँ, दूसरे का क्या आंसर होगा? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि आपसे कॉस्मॉस कहा जाता है। ब्रह्मांड के लिए जो दूसरा शब्द है वो कॉस्मॉस है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? नंबर 1 एडविन हबल, कार्ल्स एडवर्ड सागन, चार्ल्स मेसियर या टाइको ब्राहे। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स बताइएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एडविन हबल ने की थी। एडविन हबल ने की थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मंडल कौन सा है? क्लाउड परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना या सौर परिकल्पना। जी हाँ, बताइएगा। तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स चौथे का सी ऑप्शन, निहारिका परिकल्पना जो है वो सौरमंडल निर्माण के निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मंडल है। ठीक है, यानी सौरमंडल को निहारिका मंडल के नाम से भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 के आरंभ से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह यानी कि चंद्रमा है? नंबर 1 साइमन मारियस, नंबर 2 टाइको ब्राहे, नंबर 3 गैलीलियो गैलीली या जो है जोहान्स केपलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अब आपके भूगोल के प्रश्न हो गए हैं ख़त्म। अब आपके आने वाली है विश्व की भूगोल कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? नंबर 1 5, नंबर 2 7, नंबर 3 यानी सी 8 और नंबर डी 4। जी हाँ, बताएं इसमें कौन सा कुल विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो महाद्वीप जो हैं वो 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 6, 9, 5 या 4। महासागर वो महाद्वीप थे, ये महासागर हैं। तो महासागर पृथ्वी पर 5 हैं। क्या हैं? 5 हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या एशिया महाद्वीप। तो हम लोग जो है किसको विश्व का सबसे बड़ा मानते हैं? एशिया को सबसे बड़ा महाद्वीप मानते हैं। नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या तैथिस महासागर। तो भाई साहब, ये जो प्रशांत महासागर है इसे विश्व का सबसे बड़ा जो है महासागर मानते हैं, हम काउंट करते हैं। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? अलाई घाटी, डांग घाटी,
चुई घाटी या फरगना घाटी। तो जी हाँ, आप बताइएगा पाँचवें का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो जो डांग घाटी है ये एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। तो स्टूडेंट्स, अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें।